चलो यार बच्चों, हम लोग स्टार्ट करें क्या? सो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन न्यू स्कीम, न्यू सिलेबस, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद आ रहा है तो एक बार फटाफट से सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूं अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है, राइट? और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन? चलेगा, है ना? फटाफट से आप आपका जो भी डिवाइस है केत की रिफ्रेश कर लो, एक बार ऑफ करके ऑन कर लो तो चालू हो जाएगा एक बार फिर से, राइट? मैं तब तक रिवाइज करवाता हूं, है ना? ऑल सेट? डन? एक बार देखो जरा क्या क्या चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में देखी थी। तो यो, सो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब है whenever a company buying back its own equity shares from the open market, obviously by complying the provisions of the law। कौन कौन से सेक्शंस का अप्लाई करना है बेटा? यहाँ पे सेक्शन 68, 69 एंड 70, डिटेल में सारे सेक्शंस की प्रोविजन बाद में देखेंगे। ये आज का हमारा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का दूसरा लेक्चर है गाइस, सब लोग प्लीज साथ में रहना। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में क्या क्या चीजें बताई थी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी कोई कंपनी जिसके पास सरप्लस कैश है, ऐसी कोई कंपनी जिसके पास सरप्लस कैश है, तो वो कंपनी क्या कर सकती है? अपने ही इशू किए हुए इक्विटी शेयर्स वापस खरीद सकती है। यस और नो? whenever a company having surplus cash, company may expand its business, company may pay high dividend, company may invest in the securities of some other company, company may buy back its own share, company may redeem its debenture, कंपनी में रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी के पास अगर सरप्लस कैश है तो हजारों रास्ते हैं उस कैश को इस्तेमाल करने के, उनमें से एक रास्ता है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक के आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कंपनी बाइंग बैक इट्स ओन शेयर्स। कंपनी ने भूतकाल में जो शेयर्स इशू किए थे, सेम शेयर्स कंपनी वापस खरीद रही है। जो शेयर्स कंपनी ने भूतकाल में इशू किए थे, सेम शेयर्स आज कंपनी ओपन मार्केट से वापस खरीद रही है। इस प्रोसेस को हम लोग टेक्निकली क्या कहते हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स। यस और नो? सो बेसिकली बायबैक के अंदर में कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो रहा है। देखो आप सभी लोग जानते हो, जब भी कंपनी ने शेयर इशू किया था तो कैपिटल बढ़ गया था, और जब कंपनी शेयर वापस खरीद रही थी तो कैपिटल कम हो गया। कंपनी जब शेयर इशू करती तो कैपिटल बढ़ेगा, और वापस खरीदेगी तो शेयर कैपिटल कम होगा। तो यहाँ पे कंपनी शेयर्स इशू कर रही है या वापस खरीद रही है? कंपनी यहाँ पे शेयर्स इशू सॉरी वापस खरीद रही है, तो इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलेंगे? बायबैक। यस और नो? अच्छा, कंपनी बायबैक कैसे करती है? ओपन मार्केट में टेंडर ऑफर रखेगी शेयर होल्डर्स के सामने कि ये कंपनी है, ये कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदना चाहती है। अब शेयर होल्डर्स इस ऑफर को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि कंपनी बायबैक के समय जनरली मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस ऑफर करती है शेयर होल्डर्स को, तभी तो लोग बायबैक की स्कीम में आएंगे ना, वरना बायबैक की स्कीम में कोई आएगा क्यों? हर कोई क्या बोलेगा, यार फिर मैं मार्केट में क्यों ना बेचूं, तुमको क्यों मैं वापस करूं शेयर, उससे अच्छा मैं मार्केट में सेल कर देता हूं। तो जनरली बायबैक के केस में कंपनी क्या करती है? मार्केट प्राइस से थोड़ा सा प्रीमियम देती है। किसको? शेयर होल्डर्स को, ताकि शेयर होल्डर्स स्मूथली फटाफट से बायबैक की स्कीम के अंदर में अपने शेयर्स कंपनी को वापस बेच दे। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? और हमने लास्ट लेक्चर में बायबैक के एडवांटेजेस भी देखा था, याद आ रहा है? जैसे ध्यान से सुनना, सबसे पहला एडवांटेज तो आप सब लोग अगर साथ में है तो यूजेस ऑफ सरप्लस कैश। क्लियर है? सब लोग प्लीज साथ में रहना। यूजेस ऑफ सरप्लस कैश क्या चीज है? अब आप सभी को इतना नॉलेज आ गया है कि आपके पास में आइडल कैश, आलसी पैसा जो होता है वो आलसी नहीं पड़ा होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे पास में अगर गद्दे के नीचे पैसा तुमने भर के दबा करके रखा है, एक साल बाद अब अगर तुम देखोगे तो उस पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, उस पैसे की बाइंग पावर कम हो जाएगी। इसी को तो आप लोग प्यार से एक वर्ड में मेरे बच्चों इन्फ्लेशन कहते हो। आज जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, एक साल बाद सेम चीज के लिए 104 या 105 रुपए देना पड़ेगा। इसका मतलब पड़े पड़े पैसे की वैल्यू कम होती है। इसीलिए अगर आपके पास सरप्लस कैश पड़ा है, अगर आप अल्ट्रा कैश रिच कंपनी हो, तो उस समय आपने उस सरप्लस कैश को, उस आइडल कैश को कहीं ना कहीं काम पे लगाना चाहिए। यस और नो?
तो काम पे लगाने के बहुत सारे रास्ते दिख रहा होगा बेटा आपको। देखो यहाँ पे या तो इन्वेस्टमेंट कर लो, या तो एक्सपेंशन कर लो, या तो अपने डिबेंचर्स रिडीम कर लो, या तो कंपनी ने अगर किसी से पैसा उधार लिया होगा तो वो उधारी लौटा दो, रीपेमेंट ऑफ लोन, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दो, या फिर कंपनी हाई डिविडेंड देगी, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रास्ता जो हमारा अभी का टॉपिक है जिसका नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। तो कंपनी बायबैक भी कर सकती है क्या? सर ऐसी कौन सी कंपनी है जो अल्ट्रा कैश रिच होती है ना? काफी सारी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, इंफोसिस है, मूर्ति जी की, नारायण मूर्ति की, अल्ट्रा कैश रिच कंपनी। जनरली उन कंपनियों को पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, लोन की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है, उनके पास खुद का उतना फंड्स है, उनको बाहर से और लोन लेने की जरूरत नहीं है। उल्टा उनके पास सरप्लस कैश होता है, तो उस सरप्लस कैश को वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर सरप्लस कैश पड़ा है तो मार्केट में जो अपने ही इश्यू किए हुए शेयर्स है वो शेयर्स वापस खरीद लेते हैं। अच्छा, ये शेयर्स वापस खरीदने के पीछे का एडवांटेजेस क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में एडवांटेजेस देखा था, आपको अगर याद आ रहा हो तो मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेजेस है कंसोलिडेशन ऑफ द ओनरशिप। तुम सोचो कैसा दिख रहा है वो नजारा। मेरी एक कोई कंपनी है, उसके टोटल 10,000 शेयर्स है, मार्केट में 9,000 शेयर्स है और मेरे पास सिर्फ 1,000 शेयर्स है। रातों रात मेरा कोई कॉम्पिटिटर ओपन मार्केट से मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद के मेरा मालिक बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस और नो? इससे पहले कि कोई और मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैं खुद ही ओपन मार्केट से मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा विद द हेल्प ऑफ बायबैक। सो बायबैक का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है बेटा, अनवेलकम टेकओवर को रोकना, होस्टाइल टेकओवर को रोकना। यस और नो? इसीलिए देखो आज के टाइम पे जो भी कंपनीज है, मुकेश अंबानी के पास रिलायंस कंपनी के मोर देन 70% शेयर्स है, मार्केट में 25-30% ही शेयर्स है बेटा। सो अगर किसी ने मार्केट के सारे शेयर्स भी खरीद लिए रिलायंस के, तो भी वो रिलायंस का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि मोर देन 50-60% शेयर्स अंबानी फैमिली के पास है। टाटा का भी सेम वैसी है, अपना इंफोसिस का भी सेम वैसी है। यस और नो? इसीलिए अगर मार्केट में आपके शेयर्स बहुत ज्यादा है और आपके पास आपके कंपनी के शेयर्स कम है, तो यहां पे अनवेलकम टेक ओवर का, होस्टाइल टेक ओवर का डर सताए रहेगा। यस और नो? और इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था मैंने, ओनरशिप कंसोलिडेटेड अच्छी होती है, डाइवर्सिफाइड ओनरशिप मुझे पसंद नहीं है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसका अकेला बॉयफ्रेंड होना चाहिए, सोचो उसके और 4 बॉयफ्रेंड है, मतलब डाइवर्सिफाइड ओनरशिप हो गई। ये अच्छी बात है, या मैं अकेला उसका बॉयफ्रेंड रहूंगा ये ज्यादा अच्छी बात है? सो कंसोलिडेटेड ओनरशिप ये कैसे हासिल होने वाली है? बायबैक की मदद से। यस और नो? क्लियर है? सो सबसे पहला एडवांटेज इज कंसोलिडेशन ऑफ ओनरशिप। दूसरा, इंक्रीज द प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, प्रमोटर्स की इच्छा रहेगी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स प्रमोटर्स के पास होने चाहिए, लेकिन सोचो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स ओपन पब्लिक, ओपन मार्केट में पब्लिक के पास है, तो वहां पे कंपनी बायबैक के टूल की मदद से क्या करेगी बेटा? ओपन मार्केट से अपने ही इशू किए हुए शेयर्स वापस खरीद लेगी। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? उसके बाद में, टू सपोर्ट द शेयर प्राइसेस इन द स्लगिश मार्केट, बेजान मार्केट। क्या होता है बेटा स्लगिश मार्केट? काफी समय से शेयर्स के भाव ही नहीं बढ़ रहे, मार्केट प्राइस शेयर्स का कम 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 हो जा रहा है। तो उस समय इतना इकोनॉमिक्स तो आपने भी पढ़ा 11th-12th में, कि अगर किसी चीज की मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो कंपनी बायबैक ये टूल की मदद से अपने ही कंपनी के शेयर्स जब बायबैक के लिए यहाँ पे ऑफर डालती है मार्केट में, तो मार्केट में शेयर्स के लिए डिमांड क्रिएट हो जाएगी, और मार्केट में अगर शेयर्स के लिए डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा गाइस? यस और नो? तो इसीलिए बायबैक के टूल की मदद से गिरते हुए शेयर प्राइस को एक सहारा मिल जाएगा। यस और नो? डूबते हुए को तिनके का सहारा, लाइक दैट। आगे, टू इंप्रूव द ईपीएस। आप सभी लोग जानते हो अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी अपने ही शेयर्स खरीद के उसे कैंसिल कर देगी, अबोलिश कर देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी, खत्म कर देगी, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? कम हो जाएंगे। पहले जो कंपनी का प्रॉफिट 1000 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, बायबैक के बाद नंबर ऑफ शेयर्स बचे 800, तो वो ही प्रॉफिट अब 800 शेयर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले एक रोटी 4 लोग खाते थे, अब एक रोटी 3 लोग खाएंगे, तो हर एक के हिस्से में ज्यादा आएगी ना, वो हर एक के हिस्से में प्रॉफिट ज्यादा आना मतलब ईपीएस इंप्रूव हो जाना। उसके बाद इंप्रूव द रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और सबसे बड़ा फायदा कंपनी के पास जो आइडल कैश पड़ी है, सरप्लस कैश जो पड़ी है, कंपनी ने उस सरप्लस कैश को काम पे लगा दिया। यस और नो? एंड टू अवॉइड द अनवेलकम टेक ओवर। इसके अलावा जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है, मुन्ना सब लोग प्लीज ध्यान देना जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है तो आप सभी लोग जानते हो कि उस कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइज? कंपनी जब भी बायबैक करती है तो उस कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। शेयर कैपिटल कम हो गया तो सबसे पहले तकलीफ किसको आने वाली है? थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स को। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला कि बच्चों मेरा एक बिजनेस है onlylectures.com के नाम से, और इस बिजनेस के लिए मुझे लोन चाहिए, और मैं आप सभी के पास में आया और मैंने आपसे 10-10 लाख रुपए का लोन ले लिया, और बाद में आपको पता चला कि इस बिजनेस के अंदर में मेरा जो कैपिटल इन्वेस्टेड था वो सारा कैपिटल मैंने विड्रॉ कर लिया। अब बिजनेस में जो भी पैसा है सब लोन का पैसा है, ओन फंड मैंने सब विड्रॉ कर लिया। आप बताओ आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे बाबा, थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स ने जिस कैपिटल स्ट्रक्चर को देख करके पैसे उधार दिए थे, आपने तो वो ही कैपिटल स्ट्रक्चर कम कर दिया विद द हेल्प ऑफ बायबैक, क्योंकि बायबैक ऑफ शेयर्स की वजह से कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाता है। बरोबर है? लास्ट लेक्चर में देखा था। तो थर्ड पार्टी के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वी हैव टू मेंटेन द शेयर कैपिटल एट इट्स प्रीवियस लेवल। तो शेयर कैपिटल कितने से कम होता है? फेस वैल्यू से। जितने से शेयर कैपिटल कम हुआ हमने उस शेयर कैपिटल को फिर से मेंटेन किया। फिर से मेंटेन करने के दो रास्ते, या तो नए शेयर इशू करो या तो फ्री रिजर्व से सीआरआर के अंदर में अमाउंट ट्रांसफर कर दो। नए शेयर इशू किया तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ गया, नए शेयर इशू करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा ना, और फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर किया तो सीआरआर भी एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर है। सर क्यों? क्योंकि सीआरआर का एक ही यूज है, सीआरआर का एक ही यूज है बेटा। क्या सीआरआर का क्या यूज है? वी कैन यूज द सीआरआर फॉर बोनस शेयर ओनली, राइट? आ जाओ यार, देखो ध्यान देना एक सेकेंड। दिख रहा है बेटा सभी को? हमने अभी अभी क्या बोला बेटा? बायबैक की वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर जितने अमाउंट से कम हो जाएगा, हम लोग उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को हमें कोप अप करना है। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, यहां तक एनीबडी। देखो यहां पे मान लो एक कंपनी है जिसका बायबैक प्राइस है 25 रुपए, नॉमिनल वैल्यू था 10, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना दे रहे बेटा? 15 रुपीज। नॉमिनल वैल्यू 10 था, कंपनी एक शेयर 25 में बायबैक कर रही है, तो प्रीमियम ऑन बायबैक कितना पे कर रही है? 15। ये जो कंपनी 15 रुपी पे कर रही है ना, ये कंपनी का लॉस है। यहाँ पे कंपनी प्रीमियम पे कर रही है, कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीद रही है, तो उसके ऊपर कंपनी क्या कर रही है बेटा? प्रीमियम पे कर रही है। प्रीमियम मिल नहीं रहा है, बायबैक के ऊपर कंपनी प्रीमियम पे कर रही है, तो इस लॉस वाले प्रीमियम को भी हमें क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एक बार पहले पूछो। मैं वन बाय वन आज बायबैक की सारी एंट्रीज बताने वालों बेटा। डन? ध्यान देना, आज देखो सबसे पहले तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक, ये क्वेश्चन में दिया है कि एक शेयर कितने में खरीद रहे। नॉमिनल वैल्यू 10 और इसमें प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? 15। अब तुम मुझे एक सिंपल सी बात बताना सब लोग। हाँ, कंपनी अपना एक शेयर खरीद रही है, कंपनी अपना एक शेयर खरीद रही है बेटा। कंपनी जब शेयर वापस खरीदती है तो कंपनी का कैपिटल कम हो जाता है। मेरा सवाल, कैपिटल कितने से कम होगा? जवाब, फेस वैल्यू से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो फेस वैल्यू से ही कैपिटल बढ़ता है और फेस वैल्यू से ही कम होगा। तो यहां पे कैपिटल कम कितने से हुआ? फेस वैल्यू से। और फेस वैल्यू से कैपिटल कम हुआ, फेस वैल्यू से ही बढ़ता है, फेस वैल्यू से ही कैपिटल कम होता है। तो मुन्ना यहां पे ध्यान देना, कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ 10 से, तो इस 10 से ही आपको नया वाला कैपिटल स्ट्रक्चर रेज करना है। यहां पे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 25, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ 10। तो इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को कितने से रेज करना है बेटा? 10 से। कितने रास्ते? दो, पहला या दूसरा, या तो थोड़ा सा यहां से या तो थोड़ा सा यहां से। इस करंट वाले एग्जांपल में जो शेयर कंपनी 25 में वापस खरीद रही है, यहां पे कंपनी का बैंक बैलेंस 25 से कम होगा, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम होता है? नॉमिनल वैल्यू से। तो यहां पे 10 से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ, उसके लिए या तो नए शेयर इशू करो या तो फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करो। अब कभी कभी ऐसा होता है नए शेयर कितने के इशू करना है, कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं 0, और पूरा का पूरा कहां से ट्रांसफर करते हैं? सीआरआर से। कभी कभी ऐसा रहेगा कि नए शेयर इशू करना है
कभी कभी ऐसे दिया रहेगा, नए शेयर इशू करना है 6 रुपीज के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 6, तो बैलेंसिंग फिगर 10 में से 6 यहां से आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर 4 का क्या करेंगे बेटा, फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। अगर यहाँ पे नए शेयर आए 7 के, बरोबर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 3। कुछ बात समझ में आ रही क्या रे सभी को? एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जीरो से, बाकी और कुछ भी मैंने नई चीज अभी तक नहीं बताई। क्लियर? पक्की बात? चलो बेटा आगे, यहां तक सबको सारी चीज क्लियर हुई है बेटा? डन? कुछ चीजें मैंने लिखवा करके दी थी, एक बार ध्यान देना जरा, मुन्ना ध्यान दो। सो आजा बेटा, देखो आप सभी लोग जानते हो ये कंपनी है, कंपनी ओपन मार्केट से अपनी शेयर वापस खरीद रही है और इनको पैसा दे देगी। ड्यू टू बायबैक ऑफ द शेयर्स, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी गेट रिड्यूस्ड, और इसकी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो जाता, और कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया तो बेचारे थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स, उनका क्या होने वाला है? ये थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स सर पे हाथ रख के बैठ गए। थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स को इनसिक्योरिटी होने लगी, और ये लोग कह रहे हैं कि भैया आपने तो कैपिटल स्ट्रक्चर कम कर दिया, जिसके भरोसे मैंने आपको पैसा उधार दिया था आपने वो ही कम कर दिया। तो भैया फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स, जो कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ है बायबैक की वजह से, वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें फिर से मेंटेन करना होगा। यस और नो? करें मेंटेन। अब वो फिर से मेंटेन करना है, देखो क्या लिखा है, ड्यू टू दिस सिचुएशन थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स डिमांडिंग देयर मनी बैक सिंस कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी गेट रिड्यूस, नाउ company have to maintain its capital structure for the safety and security of the third party creditors. Thus, to raise such capital structure, company may use its free reserve, security premium or proceeds of the issue of any shares or other specified security. कैसे करेगी? एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया था, लिखो बेटा, एक और एग्जांपल लिखना। हाँ, ध्यान से सुनो सब लोग, क्लियर है? ध्यान दो। लिखो बेटा, एक एग्जांपल लिखना सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो बेटा सब लोग। कंपनी wants to buy back, मुन्ना प्लीज सब लोग मेरे साथ साथ में सारे एग्जांपल लिखना, बहुत सारी चीजें आपको लिखवा के दूंगा। देखो आप लोगों का न्यू सिलेबस है, न्यू स्कीम है, राइट? काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जो आप लोगों को फाउंडेशन में नहीं थी। काफी सारी ऐसी चीजें जो अभी सीए फाउंडेशन के न्यू सिलेबस में आई है, और उन्हीं फाउंडेशन के न्यू सिलेबस में जो चीजें आई है उन्हीं को बेस रखते हुए सीए इंटर का न्यू सिलेबस बनाया है। लेकिन जो कि आपका ये फर्स्ट बैच है, तो आपने तो फाउंडेशन का ओल्ड सिलेबस पढ़ा हुआ है, इंटर का न्यू सिलेबस पढ़ रहे हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो फाउंडेशन में न्यू सिलेबस में अभी अभी आई है। यस और नो? और वो आपने तो पढ़ी नहीं, इसीलिए कुछ चीजें बेसिक से बताना जरूरी है ना? सो अच्छे से ध्यान देना बेटा प्लीज सब लोग। सो एग्जाम्पल नंबर 2, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25% of its share capital. Company wants to buy back 25% of its share capital. Yes, बिल्कुल सही है बेटा केतकी, थैंक यू सो मच यार। So, company wants to buy back 25% of its share capital of rupees 1 lakh, ब्रैकेट में लिखना, फेस वैल्यू पर शेयर ₹10, बरोबर? मार्केट प्राइस लिखो बेटा मेरे साथ साथ, पर शेयर लिख रहे मुन्ना, इज ₹25, कॉमा, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक
कंपनी पेइंग 20% प्रीमियम ओवर मार्केट प्राइस। बायबैक के लिए कंपनी मार्केट प्राइस के भी ऊपर 20% का प्रीमियम पे कर रही है। फॉर बायबैक कंपनी सेलिंग इट्स इन्वेस्टमेंट of face value 1 लाख, ब्रैकेट में लिखना कॉस्ट ₹90,000 एट प्रीमियम ऑफ, लिखो बेटा 5%। कंपनी एक अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। सर क्यों सेल करना है? अरे बाबा बायबैक के लिए शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ेगा ना, पैसा आएगा कहां से? तो इसीलिए कंपनी एक अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है। थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस कंपनी के पास होगा, थोड़ा सा कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर बायबैक। डन। चल कौन बच्चा ट्राई करेगा सबसे पहले बेटा? एंट्री कौन बच्चा ट्राई करेगा? फटाफट से बता दो। यो जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, आप लोगों ने एंट्री ट्राई करना है फटाफट से। अच्छा है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके बता दो, अगला वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे। ऐसा कुछ है क्या? बोलो कैसा करना है? ट्राई करोगे कि मैं ट्राई करके बताऊं? सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप ही करके बताओ। ठीक है, लिखो इन द बुक्स ऑफ, लिखना है बेटा सभी ने, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ठीक ये वाला में, इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं, हाँ मुझे एक बात बताओ, कंपनी यहां पे कितने शेयर्स बायबैक कर रही है? एक सवाल का जवाब दे दो। कंपनी यहां पे कितने शेयर्स बायबैक कर रही है? एनीबॉडी? बोलो बोलो, कितने शेयर्स बायबैक कर रही है बेटा? देखो टोटल 1 लाख रुपए के शेयर्स है, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 1 लाख। वाह वाह मेरे भारत के नौजवानों, मैंने सवाल पूछा कंपनी यहाँ पे कितने शेयर्स बायबैक कर रही है, तो दो महान इंसान 25% लिखते हैं। जैसे मुझे तो दिखा ही नहीं था ना कि ये 25% मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। यस और नो? मैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा हूं और आप मुझे मेरा ही लिखा हुआ वापस बता रहे। मस्त, ध्यान से सुनना। मैंने पूछा कितने शेयर्स वापस खरीद रही है। सो ध्यान से देखो बेटा जरा, कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल 1 लाख का है और एक शेयर का फेस वैल्यू कंपनी का कितना है? 10 है। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 10,000। इसमें से बायबैक कितनी कर रही है कंपनी? इनटू बायबैक कितना हो रहा है? 25%। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर रही है? 2500। सो कंपनी अपने 2500 शेयर्स वापस खरीद रही है। अगला सवाल पूछता हूं, प्लीज जवाब देना। हाँ अगला सवाल पूछता हूं, यहां पे प्लीज सब लोग जवाब दो बेटा, सब लोग प्लीज जवाब दो। यहां पे एक शेयर कंपनी कितने में खरीद रही है? चलो बेटा फटाफट से जवाब देना। कंपनी एक शेयर कितने में खरीद रही है? यस एनीबॉडी? कंपनी एक शेयर कितने में खरीद रही है बेटा? ट्राई करो, सब आपके सामने है। हम्म
कंपनी एक शेयर कितने में खरीद रही है? एक बच्चे ने बोला 30 रुपीज में, ठीक है, आ जाओ चेक कर लेते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपी है, मार्केट प्राइस कंपनी की 25 रुपी है, एंड बायबैक के लिए कंपनी 20% प्रीमियम दे रही है ओवर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के ऊपर 20%, 25 प्लस 20%, यानी बायबैक प्राइस कितना हो गया? ये है बायबैक प्राइस। कंपनी अपना एक शेयर खरीद रही है 30 रुपीज में। बच्चे घाई करते हैं, एग्जाम में 20% प्रीमियम फेस वैल्यू पे ले लेते हैं और 12 रुपी के हिसाब से करते हैं, 0 नंबर मिलेगा। लिखा है टू इंड्यूस द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स को और प्रेरित करने के लिए या बायबैक के लिए कंपनी मार्केट प्राइस के ऊपर 20% दे रही है। यानी कितना दे रही है बेटा? बायबैक प्राइस टोटल 30 रुपीज। यस और नो? आगे और बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक कंपनी सेलिंग इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है। एक और छोटा सा सवाल, आपने ये वाले सवाल का जवाब दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स इतना, आपने ये भी जवाब दे दिया कि एक बायबैक प्राइस एक शेयर का कितना है 30। एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूं, कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो सेल कर रही है, मुझे इस इन्वेस्टमेंट सेल की बायबैक के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, पैसे कंपनी के पास थे नहीं, तो कंपनी अपनी एक इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है। यस और नो? वो इन्वेस्टमेंट का सेल प्राइस कितना है, कौन बताएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एनीबॉडी गाइस? देखते हैं किसमें कितना है दम, तो भक्ता बाजीराव सिंघम। जल्दी जल्दी से, हाँ बोलो बेटा। इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस कितना है? इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस कितना है? कौन बच्चा ट्राई करेगा? सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू 1 लाख है, कॉस्ट 90,000 है, और सेल कैसे किया? एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। एक बच्ची ने बोला 1,05,000, और कोई? हाँ बेटा, वेरी गुड, 1,05,000। हमेशा ध्यान रखना, जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग सेल कर रहे हैं, प्रीमियम का परसेंटेज दिया है 5%, और ऐसा बोला है क्या ये 5% किसका है? ऐसा जैसे पिछले वाले केस में बोला था प्रीमियम ओवर मार्केट प्राइस, ऐसा कुछ बोला है क्या? प्रीमियम ऑफ 5% ओवर कुछ दिया है क्या? नो, कुछ बोला नहीं है, तो प्रीमियम रहेगा हर बार फेस वैल्यू पे, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी सिक्योरिटी हो, परचेज या सेल किया और प्रीमियम का अगर फिगर दिया हुआ, परसेंटेज दिया हुआ है, तो प्रीमियम किसका परसेंटेज रहेगा? फेस वैल्यू का। कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ बोला नहीं है तो उस प्रीमियम को फेस वैल्यू पे लेंगे। और हाँ, क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया हुआ है कि प्रीमियम इस अमाउंट पे लेना है तो उस अमाउंट पे, और अगर वैसा नहीं दिया तो प्रीमियम किस पे रहेगा हर बार? फेस वैल्यू पे। राइट? ये बात समझ में आई सभी को? सो वेरी गुड। सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट प्रीमियम ऑफ 5%, 5% का कुछ बोला नहीं है तो किसका? ऑफ फेस वैल्यू। सो कितना आ जाएगा? 1 लाख प्लस 5%, यानी टोटल हो जाएगा 1,05,000। लिखा बेटा सभी ने? आप साइड बाय साइड ये सारी चीज लिखते जाओ। हम लोग इस क्वेश्चन को चारों तरफ से घेर के पहले एक बार सारी चीज समझ रहे हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन की हम लोग सारी एंट्रीज भी करने वाले हैं। सब लोग प्लीज ध्यान देना। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलो वाह यार, क्वेश्चन को तो हमने समझ लिया। एक कंपनी है, उस कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स थे, कंपनी बायबैक कर रही है 25%, 1 लाख का पहले नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, 10,000 का 25%, 2500 शेयर्स। चलो 2500 शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है। बायबैक प्राइस है 30, बायबैक प्राइस है 30, आपने निकाला था ना 25 प्लस 20%। चलो अब ये मेरे साथ साथ वर्किंग नोट 1 बनाओ, ये आंसर का पार्ट है। अब जर्नल एंट्री के लिए एक पेज की जगह छोड़ दो, या डायरेक्टली भी वर्किंग नोट 1 बना सकते हैं, या एक पेज की जर्नल एंट्री के लिए जगह लगेगी, उसके बाद अगले पेज पे भी बना सकते हैं। कैसा भी करो, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक, बताओ बेटा कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 2500 शेयर्स इनटू एक शेयर कितने का वापस खरीद रहे बेटा? 30। सो बता दो तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक, कैलसी 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 ढूंढो जल्दी से। अरे कैलसी कहाँ गया अपना?
ये रहा कैलकुलेटर, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक। चलो बता दो, 2500 इंटू 30, 75,000। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द बायबैक कितना है? 75,000। अब इस 75,000 में कौन बताएगा नॉमिनल वैल्यू कितना है? फटाफट से बताओ। और प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? नॉमिनल वैल्यू कितना है और प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2500। नॉमिनल वैल्यू कितना आ जाएगा फिर? 2500 इंटू नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू कितना आ जाएगा? 25,000। लिख रहे बेटा। प्रीमियम ऑन बायबैक कितना रहेगा? 2500 इंटू, बोलो, 10 रुपी फेस वैल्यू है, 30 रुपी बायबैक प्राइस है, 30 में 10 फेस वैल्यू है, 30 में क्या है बेटा? 10 फेस वैल्यू है, तो बचा हुआ 20 क्या है? प्रीमियम, या फिर बैलेंसिंग फिगर बोल दिया तो भी चलेगा। 75 में 25 ये, तो 50,000 रुपए क्या आ जाएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक। ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है ये हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये हमारा एक टाइप से नुकसान है बेटा, ये हमारा एक टाइप से लॉस है, राइट? वेरी गुड। चले आगे, अच्छे से अब ध्यान से सुनना। मेरा अगला छोटा सा सवाल, आप सभी लोग जानते हो कि कंपनी बाइंग बैक इट्स ओन इक्विटी शेयर्स, तो यहां पे कंपनी अपने 2500 शेयर जो बायबैक कर रही है, इसकी वजह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हो रहा है? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयर कैपिटल कितने से कम हो रहा है जरा बताना मुझे। 75,000, 50,000 के 25,000? चलो जवाब दो बेटा। कंपनी अपने ही इशू किए हुए शेयर्स वापस खरीद रही है मेरे प्यारे बच्चों। सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम है ना, आपका एडवांस अकाउंटिंग पेपर नंबर 1, उसमें बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज ये वाला टॉपिक चल रहा है। प्लीज मुझे जवाब दो कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम होगा? वेरी गुड, एक बच्चे ने जवाब दे दिया सर 25,000 से। बिल्कुल, दूसरा भी जवाब सही है बेटा, 25,000 से, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर नॉमिनल वैल्यू से ही कम होगा। यस और नो? नॉमिनल वैल्यू से ही शेयर इशू किए तो नॉमिनल वैल्यू से कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ता है, शेयर इशू किए तो फेस वैल्यू से ही कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ता है। फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू, तो फेस वैल्यू से ही कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ेगा और फेस वैल्यू से ही कैपिटल स्ट्रक्चर कम होगा। तो यहाँ पे कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीद रही है, तो फेस वैल्यू से कैपिटल स्ट्रक्चर कम होगा। यस और नो? चलो कम कर दूं क्या बेटा? ये देखो 25,000 से कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो रहा है, ध्यान से सुनना। और ये तो आपका प्रीमियम ऑन बायबैक है। अब जो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स के पेट में दुखना शुरू हो गया, उनको जो तकलीफ हो रही है, उनके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से रेस करना होगा? जितने से कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 25,000 से। सो ड्यू टू बायबैक कैपिटल स्ट्रक्चर 25,000 से कम हो रहा है। सो इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से हमें रेस करना है, फिर से खड़ा करना है, फिर से कोप अप करना है। यस और नो? अब ये फिर से इसको रेस करना है तो दो रास्ते हैं, या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, या तो नए शेयर्स इशू करो या तो सीआरआर में ट्रांसफर करो, या तो नए शेयर्स इशू करो या तो सीआरआर में ट्रांसफर कर दो फ्री रिजर्व से। क्यों सर? ये तो समझ में आ गया, नए शेयर इशू करेंगे, नए शेयर इशू करेंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ेगा। लेकिन सर सीआरआर से कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बढ़ता है? बिकॉज सीआरआर इज एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। सीआरआर ये कैपिटल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। सर ऐसे कैसे? अरे बाबा सीआरआर आज नहीं तो कल किस में कन्वर्ट होने वाला है? बोनस शेयर्स में। बिकॉज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज है, we can use the CRR only and only for the purpose of issue of fully paid bonus share. We can use the CRR only and only for the purpose of issue of fully paid bonus shares. तो सीआरआर आज नहीं तो कल, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आज नहीं तो कल किस में कन्वर्ट होगा? बोनस शेयर्स में, यानी शेयर कैपिटल में। इसीलिए सीआरआर को एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर बोला है। अरे बाबा आसान भाषा में मैंने कल भी लॉजिक बताया था। अरे बाबा सर ये इससे थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स कैसे सेफ होने वाले? तुम्हारा जो फ्री रिजर्व जिसको तुम अदरवाइज डिविडेंड बोल के बांटने वाले थे, तुमने उसे कम कर दिया
और तुमने उसे सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। अब तुम डिविडेंड बोल के बांटोगे क्या पैसा? नो। जिस जो डिविडेंड का सोर्स है फ्री रिजर्व, तुमने उसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कम कर दिया, उसे तुमने सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। तो अब तुम जब भी डिविडेंड बांटोगे तो फ्री रिजर्व कम दिखेगा, तो पैसा कम जाएगा। पैसा कम जाएगा तो थर्ड पार्टी क्रेडिटर सेफ हो गए ना। नहीं तो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स को लगेगा भाई साहब कंपनी ने अपने ही शेयर्स वापस खरीद लिए और कंपनी डिविडेंड बोल के पैसा भी अगर फ्यूचर में बांट देगी तो हमारा पैसा कहां से वापस करेगी। सो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए या तो नया शेयर कैपिटल खड़ा करो या तो तुम्हारे फ्री रिजर्व को ही तुम कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बना दो बाय ट्रांसफरिंग इट टू द सीआरआर। ये पॉइंट समझ में आया क्या? सब लोग साथ में बेटा यहां पे ऑल सेट? चलो आगे। डन? चले बेटा आगे सब लोग साथ में। वेरी गुड। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, सेकेंड लेक्चर है बेटा आपका बायबैक का। अगर आपको बस ये बेसिक बेसिक भी चीजें एंट्रीज अगर समझ में आ गई तो ऐसा समझो आपकी नैया पार हो जाएगी। राइट? सो प्लीज अच्छे से ध्यान देना है। चलो आ जाओ। और मुन्ना ध्यान देना सब लोग अच्छे से। ये जो आपका प्रीमियम ऑन बायबैक है ना 50,000 का, ये तो आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। इस लॉस को हम लोग कहां से कोप अप करेंगे? इस लॉस को हम लोग कहां से सेट ऑफ करेंगे? जरा बताओ तो मुझे, बोलो। आपने आपका 10 रुपी फेस वैल्यू का शेयर 30 में वापस खरीदा। आपने आपका 10 रुपी फेस वैल्यू का शेयर 30 में वापस खरीदा, यानी आप कितना प्रीमियम दे रहे हो? 20 पर शेयर। 2500 शेयर्स का 50,000। तो इस लॉस को भी हमें क्या करना होगा? नीड टू बी राइट ऑफ। सच लॉस नीड टू बी राइट ऑफ। अब आपका सवाल, सर ये लॉस कैसे राइट ऑफ करेंगे? राइट ऑफ करने का मतलब होता है मार देना, कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। अब तुम बताओ लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? लॉस को राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास है फ्री रिजर्व, प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग प्रीमियम। ये नुकसान वाला प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं ना बायबैक के लिए। तो इस जाने वाले नुकसान वाले प्रीमियम के लिए मेरे पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम से मैं इस लॉस को राइट ऑफ कर सकता हूं, या फिर फ्री रिजर्व से मैं राइट ऑफ कर सकता हूं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? आउट ऑफ, फ्री रिजर्व। प्लीज आप पूरा लिखोगे, आप एफआर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फ्री रिजर्व इज दैट रिजर्व व्हिच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। और दूसरा एक और रास्ता है इसके लिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कौन सा? एग्जिस्टिंग प्रीमियम। वो प्रीमियम जो आपने शेयर इशू करके अर्न किया था, शेयर इशू करके आपको रिसीव हुआ था। यस और नो? सो ये दो रास्ते हैं। क्लियर? कुछ बात समझ में आ रही है क्या सभी को? ये चार्ट बना लिया सभी ने? ये चार्ट बना लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया तो आपको बायबैक की एंट्रीज में कभी तकलीफ नहीं आएगी। ये चार्ट बना लिया होगा तो प्लीज एक बार यस नो लिख दो, है ना? ये चार्ट बना लिया होगा तो प्लीज एक बार यस नो लिख दो। यस, ओके। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। अब क्वेश्चन में देखो, कंपनी बायबैक करना चाह रही है, मैं बायबैक कर लेता हूं। बोलो बेटा सबसे पहली एंट्री। ए राजेश खन्ना देख तो, फर्स्ट एंट्री देखना जरा चार्ट का जादू। फर्स्ट एंट्री, कंपनी बायबैक करना चाहती है अपनी शेयर्स। तुम बताओ बेटा, जब कभी भी कोई कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदना चाहती है, जब कभी भी कोई कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदना चाहती है तो उस समय, वापस सुनना, जब कभी भी कोई कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदना चाहती है तो उस समय शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बोलो बेटा। जब कभी भी कोई कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदना चाहती है तो उस समय शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज के लिए आई लिख दो, डिक्रीज के लिए डी लिख दो। बोलो। कंपनी अपने शेयर वापस खरीद रही है,
शेयर इशू करती है तो कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ता है, शेयर वापस खरीद रही है तो कैपिटल स्ट्रक्चर कम होगा, कम होगा। शेयर कैपिटल कम हो रहा है तो क्या करेंगे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो डेबिट करो। सो कंपनी का यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रहा है, लिखो बेटा फटाफट से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैपिटल कितने से कम होता है, फेस वैल्यू से। कैपिटल बढ़ता भी फेस वैल्यू से है और कम भी फेस वैल्यू से होता है। बोलो कितने शेयर्स वापस खरीद रही है कंपनी, 2500 इंटू 10, फेस वैल्यू कितना है 25,000, और 25,000 रुपीज के शेयर के लिए कंपनी कितना अमाउंट पे करने जा रही है, 75,000। लॉस कितने का हुआ, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, कितने का लॉस हुआ, 50,000 का। और ये सब किसको देना है, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अरे बाबा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है ना जिनसे हम लोग ये शेयर्स खरीद रहे हैं। नरेशन लिखो, कंपनी ने अपने ही शेयर वापस खरीद लिए, कैंसलेशन, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यू टू द स्कीम ऑफ बायबैक। ड्यू टू द स्कीम ऑफ बायबैक, कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स वापस खरीद रही है ड्यू टू द स्कीम ऑफ बायबैक। ऊपर मैंने लिख दिए 2500 शेयर्स है, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है, सो कैपिटल स्ट्रक्चर 25,000 से कम हुआ, बट कंपनी 75,000 दे रही है, तो प्रीमियम ऑन बायबैक कितना हो गया, 50,000। यस और नो, चलो आगे, ओके चल। मुन्ना ध्यान देना, फर्स्ट एंट्री खत्म हो गई क्या, ये देखो, ये फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड, कंपनी कितने नए शेयर्स इशू कर रही है, यहां पे दिया है क्या, फ्रेश इशू, क्वेश्चन में पूछो। सिंस नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, दिया रहता तो इसकी सेकेंड एंट्री आ जाती क्या, यस और नो। पूरे क्वेश्चन में फ्रेश इशू के बारे में कहीं कुछ दिया है क्या, पढ़ो तो, नहीं है बेटा, फ्रेश इशू के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो फ्रेश इशू का यहाँ पे कोई एंट्री आएगा क्या, नो। सो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि कंपनी के पास फ्री रिजर्व भरपूर है, सो कंपनी अपने फ्री रिजर्व से ही क्या कर रही है, सीआरआर में फंड ट्रांसफर कर रही है। लिख दूं यहाँ पे, सेकेंड एंट्री, सॉरी थर्ड एंट्री, आपके लिए सेकेंड है, चार्ट में अगर ये फ्रेश इशू होता था तो इसकी एक एंट्री आती ना, बट जो कि इस पूरे प्रश्न में फ्रेश इशू के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो फ्रेश इशू का एंट्री नहीं आएगा। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कंपनी के पास भरपूर फ्री रिजर्व है, उस फ्री रिजर्व से कंपनी क्या कर रही है, सीआरआर में पैसे ट्रांसफर कर रही है। सो फ्री रिजर्व account will be debited to capital redemption reserve account, to capital redemption reserve account। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, बताओ बच्चों सीआरआर में कितना जाएगा, फ्रेश इशू तो यहाँ पे जीरो हो रहा है, सो 25,000 में से जीरो फ्रेश इशू, देयर फॉर बैलेंसिंग फिगर सीआरआर में कितना जाएगा, 25,000। 25,000 से 25,000 से कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ, 25,000 से कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ। इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के दो रास्ते, पहला या तो नए शेयर इशू करो, फ्रेश इशू ऑफ शेयर, या तो दूसरा फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करो, या तो थोड़ा सा नया शेयर, थोड़ा सा फ्री रिजर्व से सीआरआर, जो कि इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैंने अजम्पशन ले लिया कि मेरे पास फ्री रिजर्व में भरपूर बैलेंस है। क्लियर, सो इसके लिए एंट्री पास करो, फ्री रिजर्व टू सीआरआर। नरेशन लिखो, नरेशन देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, गहराई है नरेशन में, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ओ हो, नॉमिनल वैल्यू
taken out of free reserve for the purpose of buyback transferred to capital redemption reserve। क्यों कर रहे हैं लेकिन ये ट्रांसफर सीआरआर में? फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। लिखा बेटा? डन। चलो आगे। फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। लिखा? आगे बढ़ू मैं? ऑल सेट? बढ़े क्या आगे? डन, वेरी गुड। चलो बेटा, उसके बाद ये वाली एंट्री आपने इसमें सीक्वेंस में तो तीसरा दिखेगा नंबर, जो मैं इसको भी 3 कर देता हूं। ये देखो, ये तीसरा एंट्री, और इसको मैं 4 कर देता हूं। दूसरी एंट्री आई नहीं ना, फ्रेश इशू था ही नहीं। चलो फटाफट से अभी इस लॉस को राइट ऑफ करना है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, इस 50,000 को लॉस को राइट ऑफ करने के लिए मुझे चाहिए फायदा, फ्री रिजर्व, या फिर इस प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए मुझे चाहिए एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। सो फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम में कहीं से भी राइट ऑफ कर सकता हूँ। मैंने ऐसा अज्यूम किया कि मेरे पास भरपूर फ्री रिजर्व है, तो फ्री रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड। अच्छा, ऊपर वाले में अमाउंट तो लिख लो, 25,000, 25,000, और अभी अमाउंट कितना बेटा? 50,000 राइट ऑफ करने के लिए। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। पहले मैंने प्रीमियम ऑन बायबैक को, इस लॉस को क्या किया था? डेबिट। लॉस को पहले क्या किया था? डेबिट। अरे बाबा, 25,000 के शेयर्स के लिए कंपनी कितने पे कर रही है? 75,000। नुकसान कितने का हो रहा है? 50,000 का। नुकसान का डेबिट बैलेंस, नुकसान बढ़ता है तो डेबिट करो। सो आ जाओ, पहले मैंने इस प्रीमियम को क्या किया था? डेबिट। अब इस प्रीमियम को क्या कर रहा हूँ? राइट ऑफ करना है, तो प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट। पहले मैंने प्रीमियम ऑन बायबैक को डेबिट किया, अब मैं प्रीमियम ऑन बायबैक को क्रेडिट कर रहा हूं। नरेशन लिखो, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक यूजिंग फ्री रिजर्व। ए बाबा, ध्यान में आए करे सभी के बच्चों? यस और नो? उसके बाद एक और एंट्री, पेमेंट कर देना इक्विटी शेयर होल्डर्स को, पेमेंट कर देते हैं। पहले वाले एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैंने क्रेडिट किया था, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं क्या करूंगा? डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स, फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया था, उन्हें पैसा देना बाकी था, तो अब पेमेंट कर रहा हूं तो उन्हें क्या करूंगा? डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखो, फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिंपल सी एंट्रीज है एकदम। अब क्वेश्चन में एक बार देख लो, कुछ छूटा है क्या? बस एक ही चीज इन्होंने बोली थी कि कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दिया। कितने में बेचा? 1,05,000 में।
अब ये इन्वेस्टमेंट सेल की एक लास्ट एंट्री कर लो, देन क्वेश्चन खत्म। इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किया? 1,05,000 में। इन्वेस्टमेंट की मेरी कॉस्ट कितनी है? 90 की चीज 1,05,000 में बेची, देयरफॉर फायदा कितने का हुआ? 15,000 का। अरे बाबा, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया इसकी कॉस्ट कितनी थी? 90। फेस वैल्यू कितनी थी? 1,00,000। जो इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू 1,00,000 थी, उस इन्वेस्टमेंट को मैंने 90,000 कॉस्ट में परचेस किया था। और सेल प्राइस कितना है उसका? सेल प्राइस 1,05,000। सेल प्राइस हमने कैलकुलेट किया था ना, सेल प्राइस है 1,05,000। सो 90,000 की चीज को मैंने 1,05,000 में सेल किया, सो प्रॉफिट कितने का हुआ? 15,000 का। एक लास्ट एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000, मैंने ऑलरेडी सेल प्राइस निकाला, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम टू इन्वेस्टमेंट मेरे बैलेंस शीट में कितने का दिख रहा था? बचपन में कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, इन्वेस्टमेंट किस पे दिखती है? कॉस्ट पे। इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा तो उस खरीदने के लिए मेरे जेब से जितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गया, उस कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट को दिखाऊंगा ना मैं। तो इन्वेस्टमेंट मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा था एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यस और नो, और वो था 90,000। सो मेरे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिख रहा था 90, और उस इन्वेस्टमेंट को मैंने बेच दिया तो कम भी होगा 90। सो टू इन्वेस्टमेंट 90, और फायदा कितने का हुआ? सो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिखो बेटा 15,000। नरेशन लिख लो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। खेल खत्म। सारी एंट्रीज देख लो, ये चार्ट के भरोसे मैंने सारी एंट्रीज की है। अगर आपको एक चीज समझ में आई होगी, सारा खेल ये चार्ट का है, यस और नो। चलो लिखो बेटा। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले फटाफट से पूछ लो गाइस। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? एनीबॉडी? हेलो देयर बच्चों, ऑल सेट? लिखो फटाफट से, मैं स्क्रॉल करूं बेटा? नो डाउट? स्क्रॉल करूं, आगे बढ़ू? एक बच्ची बोल रही नो डाउट, एंडी एंडी। चल ओके, चल आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना। लिख लिया सभी ने? कैसा था एग्जाम्पल? मजेदार था कि नहीं? आपको एक अंदर की बात बता दूं, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फॉर 6 मार्क्स। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फॉर 6 मार्क्स। मैं अगर पहले ही बता देता तो आप बोलते अरे बाप रे सर, एग्जाम का क्वेश्चन पूछ रहे हो, टफ है। नो, बहुत इजी। इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में आप कोई भी एंट्री की बात करो तो अपना सिंपल सा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के रूल के अलावा और कुछ नहीं है। सारा खेल उसी का है, राइट? चलो देखो, ध्यान देना, ये कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 2। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज एग्जाम में 6 से 10 नंबर के लिए पूछा जाने वाला है। मैं प्लीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, मिस मत करना बेटा, हर एक चीज लिख के रखना जितनी मैं लिखवा के दे रहा हूं। चलो बेटा, लो ध्यान देना। हाँ, आ जाओ, देखो अभी। हाँ, एक बच्ची ने क्या बोला, सर ये वाली एंट्री सबसे पहले लिखी तो चलेगा क्या? बेटा ये सारी एंट्री एक ही दिन की है। ये जिस दिन बायबैक हो रहा होगा ना, मान लो आपको समझाने के लिए 1 अप्रैल 23, तो सारे एंट्रीज की डेट सेम डे है। सारे एंट्रीज की डेट सेम डे की है। सेम डे हो रहा है बेटा, सानू सेम डे हो रहा है, तो ऊपर नीचे लिखा चलेगा। पहले ये एंट्री लिखी, उसके बाद ये एंट्री लिखी, फिर ये एंट्री लिखी, फिर ये एंट्री लिखी, फिर ये एंट्री लिखी, चलेगा। ओके, ऑल सेट? ओके,
आ जाओ। अच्छा, अब सब लोग अच्छे से ध्यान दो, कुछ चीजें आपको समझ में बेटा। देखो हम लोगों ने, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी स्टार्ट किया। प्लीज मेरे साथ साथ बोलो, प्लीज मेरे साथ साथ बोलो। हम लोगों ने बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया बेटा। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में हमने सबसे पहले मतलब देखा कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है। कंपनी अपने ही इशू किए हुए इक्विटी शेयर्स वापस खरीद रही है, मतलब देखा। फिर उसके बाद ये देखा वापस कहां से खरीद सकती है, आउट ऑफ सरप्लस कैश। उसके बाद हमने ये देखा एडवांटेजेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, कंसोलिडेशन ऑफ ओनरशिप हो जाएगी, अनवेलकम टेक ओवर का डर खत्म हो जाएगा, आरओआई बढ़ जाएगा, यस और नो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, यस और नो, कंपनी कैन सर्व इक्विटी मोर एफिशिएंटली, लिमिटेड लोग ओनर रहे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाएंगे, यस और नो। काफी सारे एडवांटेजेस हमने देखे थे, राइट। फिर उसके बाद हमने बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब भी कोई कंपनी अपने ही इशू किए हुए इक्विटी शेयर्स वापस खरीद रही है तो उस समय जो शेयर कैपिटल कम हो जाता है, तो उस शेयर कैपिटल को फिर से रेस करने के लिए कंपनी के पास कौन कौन से रास्ते हैं। या तो कंपनी आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स रेस कर सकती है, या तो कंपनी आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वहां से कर सकती है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या सभी को? अब एक खास बात लिख लेना, अब एक खास बात लिख लेना, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, ध्यान रखना बेटा, सब लोग साथ में, हेलो देर, हेलो, आवाज आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लो। अरे यस नो, एक बार चेक करो रे मुन्ना। हेलो, यस नो, ओके, यस यस, एक बच्चे का मैसेज आ गया, यस, ठीक है। अभी ध्यान देना, बायबैक के पर्पस के लिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी मैं बायबैक की बात करता हूं तो फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी काउंट करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, वापस बोलना, ध्यान से सुनना। आप सभी लोग जानते हो सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे देखा जाए तो फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। सब फ्री रिजर्व क्या होता है? ऐसा रिजर्व जिसको हम लोग डिविडेंड बोल के बांट सकते हैं उसको फ्री रिजर्व बोलते हैं, विच इज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम को डिविडेंड बोल के बांट सकते हैं क्या? नो। सिक्योरिटी प्रीमियम के बचपन में 5 यूजेस पढ़े होंगे आपने फाउंडेशन में। वी कैन यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। डोंट वरी, यहाँ पे भी आएगा तब मैं वापस बताऊंगा आगे के टॉपिक। सो प्रीमियम के 5 यूजेस है बोनस शेयर्स के लिए: राइटिंग ऑफ ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, राइटिंग ऑफ ऑफ डिस्काउंट और कमीशन, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, फॉर द पर्पज ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के राइट ऑफ के लिए। कुछ 5 यूजेस थे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13। अभी अच्छे से ध्यान से सुनना। वैसे देखा जाए तो प्रीमियम की मदद से मैं डिविडेंड नहीं दे सकता हूं, मतलब प्रीमियम ये फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये एक चीज ध्यान रखना आप सब ने, ठीक है। आगे जब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगा तब बताओ। चलो आगे, पक्का? अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, लिखो मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखना बेटा सब लोग। देखो, अमाउंट, प्लीज लिखो मेरे साथ साथ, रिक्वायर्ड फॉर बायबैक। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, आपको समझाने के लिए 10 रुपये का शेयर कंपनी 15 में बायबैक कर रही है। सो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक कितना है बेटा? 15। सो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक 15।
इस 15 में नॉमिनल वैल्यू कितनी है? इस 15 में नॉमिनल वैल्यू कितनी है? मुन्ना ध्यान दे। 10। प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है बेटा? 5। यहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हुआ? 10 से। इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना है, कितने रास्ते? 2। पहला, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। और दूसरा रास्ता, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। और दूसरा वाला रास्ता है बेटा आउट ऑफ फ्री रिजर्व। देखो आप सभी लोग जानते हो कैपिटल स्ट्रक्चर बायबैक करने की वजह से कंपनी का कैपिटल कम हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया। इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से मेंटेन करना है, 2 रास्ते, या तो नए शेयर इशू करो या तो फ्री रिजर्व को ही कैपिटल स्ट्रक्चर बना दो, यानी सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर प्लीज लिखना है। और यहाँ पे फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे भी हम लोग फ्री रिजर्व को सिक्योरिटी प्रीमियम में ही इंक्लूड करने वाले और सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व ही ट्रीट करने वाले। एक चीज ध्यान रखना, ऊपर हेडर में लिख के रख लेना, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताऊंगा, बस अभी ऊपर हेडर में लिख के छोड़ देना। और ये जो नुकसान है प्रीमियम ऑन बायबैक, इस लॉस को राइट ऑफ करना है, आउट ऑफ सच लॉस need to be write off आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो अभी ध्यान देना, ये लिख लिया सभी ने? ठीक है, चलो लिख लिया सभी ने? सो सबसे पहली वाली एंट्री बताओ बेटा। सबसे पहली वाली एंट्री ये रहेगी, देखो तो, कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर वापस खरीद रही है। कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर वापस खरीद रही है, तो बताओ शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? शेयर कैपिटल कम होगा। ए मुन्ना इधर ध्यान दे दे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 10। नुकसान कितने का हो रहा है? प्रीमियम ऑन बायबैक, नुकसान का डेबिट बैलेंस, नुकसान का डेबिट बैलेंस 5। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना कितना है? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे क्रेडिटर बन गए ना, क्या बोलेंगे इसको? कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फर्स्ट एंट्री, cancellation of equity share capital and amount due to equity share holder। फर्स्ट एंट्री देख लो जरा कैसे लिख रहा हूं तो। उसके बाद फ्रेश इशू, काम की चीज बताने जा रहा हूं, अब अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। पहले एक काम करो, यहां तक लिख लो, उसके बाद मुझे आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। बाद में ऐसा ना कहो कि सर हम तो लिखने में व्यस्त हो गए थे। लिखो बेटा। लिखा करे, पानी की बोतल साथ में रखा करो, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, तकलीफें बढ़ जाएगी। दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पी जाना चाहिए, या जैसा भी आपको, आपके अगर किसी की मेडिकल कंडीशन होगी तो जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसे 4-1 लीटर तुम्हें पानी पीना चाहिए।
लिख लिया सभी ने? हेलो, डन। आ जाओ, अब ध्यान देना सब लोग। हाँ, लिखा गया? नोट्स अच्छे से मेंटेन करना, नोट्स कंप्लीट रखना। ये इंटरमीडिएट है, ये फाउंडेशन नहीं है। यहाँ नोट्स में खड्डे नहीं होने चाहिए। खड्डे मतलब बीच में ब्लैंक पेजेस, ब्लैक होल। ये सुन, डन। चल आ जाओ बेटा। केतु, लिखा गया? ओके, अब पेन वेन सब नीचे रख दो और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो अच्छे से। अभी ध्यान देना, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कितने से कम हो रही है? फटाफट से अपने आप से बात करना बेटा, है ना? नॉमिनल वैल्यू कितने से कम हो रही है? 10 रुपए से। इस गिरे हुए नॉमिनल वैल्यू को फिर से खड़ा करना है। दो रास्ते, या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या तो फ्री रिजर्व से ट्रांसफर कर दो सीआरआर में। अच्छे से ध्यान देना, या तो फ्री रिजर्व को ट्रांसफर करो सीआरआर में, राइट? अभी अच्छे से देखो, मैं फ्रेश इशू वाला किस्सा लिख रहा हूं। यहाँ पे हम लोग ये लिख रहे हैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। मैं यहाँ पे एंट्री पास कर लेता हूँ। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो शेयर्स इशूड ऑफ ₹5, ऑफ ₹6 लिखता हूँ, फॉर ₹6। मतलब ये 6 क्या है? फेस वैल्यू। ये 6 क्या है बेटा? फेस वैल्यू। लिखा बेटा? ये एंट्री लिखो फटाफट से, नीचे जगह रहने देना, एंट्री लिखो। लिखा मुन्ना सभी ने? चल, वेरी गुड, वेरी गुड। आज अभी ध्यान से सुनना सब लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको समझाने के लिए फेस वैल्यू 6 लिया है मैंने। आपको समझाने के लिए फेस वैल्यू कितनी लिया है? 6। तो बताओ, यहाँ पे आपसे छोटा सा सवाल है, बता रहे मुन्ना, जल्दी जल्दी से दोनों बताओ। हाँ, बैलेंसिंग फिगर सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? बोलो। 10 रुपी टोटल नॉमिनल वैल्यू है। कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ था 10 से बायबैक की वजह से। नए शेयर इशू किए 6 के। बैलेंसिंग फिगर 4 कहाँ से रेस करेंगे? सीआरआर से। फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करो सीआरआर में। फ्री रिजर्व से कहाँ ट्रांसफर करो बेटा? सीआरआर में। हाँ, कितना आ जाएगा? 4 नॉमिनल वैल्यू टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। ठीक है, उसके बाद इस लॉस को राइट ऑफ करना है। फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। लॉस को पहले क्या किया था? लॉस को पहले किया था डेबिट। दिख रहा है क्या? लॉस को पहले क्या किया था? डेबिट। अब इस लॉस को राइट ऑफ करना है, तो लॉस को क्या करेंगे? क्रेडिट। प्रीमियम ऑन बायबैक। नरेशन लिखो। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। ये लॉस को हमने राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद लास्ट एंट्री, फाइनल सेटलमेंट
ये लॉस वाली एंट्री जिसकी सी लिखना बाकी लिखो बेटा फटाफट से। हेलो हेलो, आवाज आ रही है कि चेक करना एक बार, आवाज आ रही है बेटा सभी को? आवाज आ रही है कि चेक करो। हेलो, आवाज आ रहा है बेटा? हेलो हेलो, चेक चेक। ओके, उसके बाद लास्ट एंट्री, ये देखो ये थी फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, और ये हो गई फिफ्थ। फाइनल सेटलमेंट। पहले एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया था जब पैसा देना बाकी था, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। कितना पैसा देना था? 15 15। नरेशन लिख दिया, फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब बताओ बेटा कैसा लग रहा है? नहीं समझ में आई क्या चीजें सभी को? किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार वापस पूछो। डोंट वरी, खत्म नहीं हुआ अभी तक, और भी बहुत सारी चीजें, खास करके ये फ्रेश इशू वाले पॉइंट पे, ये फ्रेश इशू वाले पॉइंट पे और भी आगे एक दो चीजें आने वाली है, बट 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑल सेट। और ये समझा क्या? बढ़ू के आगे बायबैक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, डमी एग्जांपल्स जो लियो समझ में आया, ये चार्ट समझ में आया, एडवांटेजेस ऑफ द बायबैक और मीनिंग ऑफ द बायबैक समझ में आया क्या? डन। किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति तो प्लीज एक बार पहले पूछ लो। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? ऑल सेट लिखा? चल आ जाओ, अब चेक करवाते हैं, है ना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं मुन्ना, देखते हैं कितने बच्चों को कितना आ रहा है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करवो आपसे, आ जाओ एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं छोटू सा, देखना सभी ने। हम्म हम्म ये अपनी नोट्स का, जो बच्चों को नोट्स मिली नहीं है बेटा मिल जाएगी, ठीक है, आज मिल जाएगी आप लोगों को नोट्स। ये अपने नोट्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनना। एम लिमिटेड, नोट्स का पहला क्वेश्चन है, एम लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स, प्लीज सब लोग साथ में रहना। एम लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2001। कुछ बैलेंसेस दिए, ध्यान से सुनना सब लोग, आगे बढ़े क्या हम लोग? कुछ बैलेंसेस दिए बेटा। इक्विटी एंड लाइबिलिटी मतलब ये आपकी लाइबिलिटी साइड है। बच्चों में एक चीज बता दूं, ये जो बैलेंस शीट इन्होंने दी है ना, ये वर्टिकल फॉर्मेट में है। ये लाइबिलिटी साइड, ये लाइबिलिटी साइड का टोटल, और ये एसेट साइड, और ये एसेट साइड का टोटल। वर्टिकल फॉर्मेट, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट ए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वहां पे दिया हुआ है। सो ध्यान देना अच्छे से, ये आपको लाइबिलिटी साइड दे दिया है और ये एसेट साइड दे दिया है। लाइबिलिटी साइड में क्या बोला है मुन्ना, अच्छे से क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे। एम लिमिटेड का अपने नोट्स का पहला क्वेश्चन है, कौन सा है बेटा? एम लिमिटेड का अपने नोट्स का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर्स फंड है, प्लीज ध्यान देना सब लोग, शेयर होल्डर्स फंड है, उसमें शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व सरप्लस दे दिया। शेयर कैपिटल पे नोट नंबर 1 दिया है, रिजर्व सरप्लस पे नोट नंबर 2 दिया है। जरा चेक करो तो क्वेश्चन में नोट नंबर 1 और 2 में क्या है, नीचे जाओ, बैलेंस शीट के नीचे नोट होती है, नोट्स टू द अकाउंट्स।
बैलेंस शीट के नीचे जनरली नोट्स टू द अकाउंट्स दिए रहते हैं, एक बार जाकर के चेक करो तो बेटा नोट्स टू द अकाउंट्स में क्या क्या चीजें दी है। नोट्स टू द अकाउंट्स में नोट 1 में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, इशूड है, सब्सक्राइब्ड है, कितना है बेटा 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, कितना आ गया 30 लाख। सर ये 30 लाख नहीं है, अरे रुपीज इन थाउजेंड है ना, 3000 बरोबर 30 लाख, कितना बेटा 30 लाख। कुछ बात समझ में आ रही है क्या सभी को? चलो आगे, डन। उसके बाद 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 2000। उसके बाद कैपिटल रिजर्व कितना है 10। उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व कितना है 4000। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1800, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स दे दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्यार से आप लोग बचपन में इसको फिक्स एसेट बोलते थे, पीपी जिसकी कॉस्ट है 3000 लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है 250 इज इक्वल टू नेट कैरिंग वैल्यू 2750 इज इक्वल टू नेट कैरिंग वैल्यू कितना है बेटा 2750। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? पक्की बात, डन। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई समस्या है तो प्लीज एक बार पूछो। मैंने बस सिंपल सा क्वेश्चन रीड कर लिया, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, और नीचे नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर में शेयर कैपिटल है ना, उसके बाद ये आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ये पीपी, 4 नोट दी थी है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या था डिबेंचर्स, और ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में क्या क्या था वो नीचे नोट में दिया है। पीपीई के अंदर में कॉस्ट लेस प्रोविजन इज इक्वल टू नेट कैरिंग वैल्यू 2750, ऊपर दिया है आप लोगों को ये 2750, ये कहां से आया वो नोट 4 में दिया हुआ है। सर करना क्या है मुझे भी नहीं मालूम अभी तक, बस मैंने भी आप लोगों की तरह क्वेश्चन रीड किया है। एक कंपनी का बैलेंस शीट आपको दे दिया है बेटा, राइट। आगे और पढ़ता हूं, प्लीज ध्यान देना। कंपनी पास अ रिजोल्यूशन टू बायबैक, अच्छा अब समझ में आया, बायबैक का क्वेश्चन है। अब समझ में आया बेटा कौन सा क्वेश्चन है, बायबैक का। कितना बायबैक करना है 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल एट 15 पर शेयर। कंपनी अपना 20% इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक करना चाहती है एट द रेट 15 पर शेयर। मतलब बायबैक प्राइस कितना है बच्चों 15, मतलब बायबैक प्राइस कितना है 15। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 लाख फॉर ₹25 लाख। कंपनी ने अपना 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 लाख में बेच दिया, यस और नो। आ जाओ, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आप समझ में आया क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चलो फटाफट से कौन बच्चा जर्नल एंट्री पास करके बताएगा। सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करने से पहले अपना वो ये बना लेते हैं क्या, क्या कहते हैं जिसको, चार्ट बना लेते हैं क्या, अपना चार्ट बना लेते हैं क्या? आपको केस समझ में आई क्या सभी को? पहले एक बार बता दो केस समझ में आई। कंपनी अपने 20% शेयर बायबैक करना चाहती है, कंपनी अपने 20% शेयर बायबैक करना चाहती है, और कितने में एट द रेट 15 पर शेयर। निकालो तो कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी का शेयर कैपिटल है 3 लाख शेयर्स, 3 लाख शेयर्स दिया हुआ है कंपनी का शेयर कैपिटल, उसका 20% निकाल मेरे बच्चे 60,000, 3 लाख का 20% 60,000, और एक शेयर कंपनी कितने में बायबैक कर रही है 15 में। तो देखो मैं चार्ट बना रहा हूं बेटा अपना, यहाँ पे मैं अपना चार्ट बना रहा हूं, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, एम लिमिटेड, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। देखो बेटा फटाफट से, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 60,000, इनटू पर शेयर कंपनी कितना बायबैक प्राइस पे कर रही है 15, लिखा था ना क्वेश्चन में, लिखो। सो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितना हो गया 60,000 इंटू 15। बेटा भले ही आपको आता है लेकिन प्लीज होशियारी करना मत, एग्जाम के अंदर में कैलकुलेटर ही यूज करना। कितना आया 9 लाख। इस 9 लाख में नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक कितना है बेटा बताओ, नॉमिनल वैल्यू
60,000 इंटू 10, 6 लाख। एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है ना। और प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक कितना है? प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक कितना है बेटा बताओ? 3 लाख। नॉमिनल वैल्यू को फिर से कोप अप करना है, दो रास्ते, या तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, या तो फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करो सीआरआर में। या तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, या तो फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करो सीआरआर में। या तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, या तो फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करो सीआरआर में। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या रे सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? एनीबडी? एनीबडी? क्लियर? ये लिख लिया बेटा सभी ने? ऑल सेट? पक्का? चलो आगे। वेरी गुड, डन। सो यहां पे शेयर कैपिटल कम हो रहा है 10 से, उसको रेस करने के दो रास्ते हैं, या तो फ्री रिजर्व से, या तो फ्रेश इश्यू। क्लियर? पक्की बात? डन। वेरी गुड, आगे और बढ़ते। और ये प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए कितने रास्ते बताओ बेटा? प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए कितने रास्ते? हाँ मुन्ना, एनीबडी? फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके लिए भी आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। खेल खत्म हुआ। और क्वेश्चन के अंदर में कुछ स्पेसिफिक आपको इंफॉर्मेशन दी है क्या? मुझे बताओ तो। क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है क्या? बताओ। कुछ असेट खरीदा बेचा? यस, यहां पे बोला है कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दिया 30 लाख की फॉर 25 लाख। अब जैसे कि एक बच्ची बोल रही थी सर इन्वेस्टमेंट सेल किया, उसका एंट्री पहले किया तो चलेगा क्या? चलेगा। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 लाख में बेच दिया। चलो लिखो। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पूछा था ना यहाँ पे। लिख बेटा पहली एंट्री, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 25 लाख, बरोबर है। नुकसान हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड 5 लाख। क्योंकि 30 लाख की इन्वेस्टमेंट 25 में सेल किया, लॉस को मैं डेबिट करूंगा ना, लॉस का डेबिट बैलेंस है। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। सब लोग साथ में हैं? इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। चलो क्या आगे? डन। डन। आगे बढ़े। वेरी गुड। उसके बाद चलो बेटा अपनी एंट्रीज याद करो कौन कौन सी थी। ये पहली एंट्री, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दूसरी एंट्री फ्रेश इशू की। तीसरी एंट्री फ्री रिजर्व से सीआरआर की। फोर्थ एंट्री राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। और लास्ट वाली एंट्री
फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। चार्ट बनने के बाद पांचों एंट्रीज कितने आसानी से हो जाती है बेटे अपनी। लिखो फटाफट से, साथ साथ में लिखना बेटा। अब चलो ढूंढो क्वेश्चन में, ये सबसे पहले वाला एंट्री में कर दूं क्या? लिखो बेटा पहला एंट्री है ना। 9 लाख अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे पहला वाला एंट्री, कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स वापस खरीद रही है, शेयर्स वापस खरीद रही है ना, शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल कम हो जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैपिटल कितने से कम होगा? 60,000 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू 10 है, यानी 10 लाख, 6 लाख से। लेकिन वापस कितना करना है? 9 लाख, यानी यहां पे आपका नुकसान है। प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक। तो ये पूरा 9 लाख किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन लिखो, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? यस मुन्ना, ऑल सेट, चले आगे, पक्का? चल, उसके बाद ये वाली एंट्री हो गई। अब ये वाली एंट्री फ्रेश इशू की, फ्रेश इशू है क्या क्वेश्चन में चेक करो, फ्रेश इशू है क्या चेक करो, पूरे क्वेश्चन में देख लो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स दिख रहा है क्या? फ्रेश इशू है क्या क्वेश्चन में चेक करना तो। नो, कहीं पे भी कंपनी ने फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स किया ही नहीं, कहीं पे भी कंपनी ने फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स किया ही नहीं, तो फ्रेश इशू की एंट्री आएगी भी नहीं। बायबैक के लिए यहाँ पे फ्रेश इशू हुआ ही नहीं इस बार, सो फ्रेश इशू हुआ नहीं तो ये पूरा का पूरा 6 लाख कहां से रेस करेंगे? फ्री रिजर्व टू सीआरआर। सो यहाँ पे पूरा का पूरा 6 लाख का एंट्री कहां से आएगा? फ्री रिजर्व टू सीआरआर। लो बेटा ये वाली एंट्री करो अपनी। फ्री रिजर्व के नाम पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, जरा मुझे चेक करके बताना तो। फ्री रिजर्व के नाम पे क्या है चेक करके बताओ जल्दी जल्दी से। हाँ मुन्ना, फ्री रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व जिसको हम लोग अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। फ्री रिजर्व इज दैट रिजर्व which we can use for the purpose of distribution of dividend। चलो चेक करके बताओ फ्री रिजर्व के नाम पे क्या क्या है। रिजर्व 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 रिजर्व, और रिजर्व के लिए दिया है नोट 2। ए राजेश खन्ना, रिजर्व के लिए दिया है नोट 2, जाके चेक करो नोट 2 में। रिजर्व और सरप्लस में कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व है क्या? लाइफ टाइम याद रखना, कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व होता है बट कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता है। यस, रेवेन्यू रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व। डैन डैन। और बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व ही है, बट फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, बट फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। और पी एंड एल अकाउंट भी फ्री रिजर्व है, पी एंड एल अकाउंट तो पी एंड एल अकाउंट भी फ्री रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड ये भी फ्री रिजर्व है, आगे आएगा सिलेबस में। फ्री रिजर्व यानी ऐसा रिजर्व जिसको हम लोग डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं, डिविडेंड बांटने के लिए। फ्री रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। फ्री रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सब लोग साथ में हैं? क्लियर? चलो मुझे कितने फ्री रिजर्व की जरूरत थी? 6 लाख। मेरे पास तो भरपूर है, देखो 40 लाख है। ऑल फिगर रुपीज इन थाउजेंड है ना, ऑल फिगर रुपीज इन थाउजेंड है, सो 4000 थाउजेंड, एकक दशक शतक हजार 10,000 लाख 10 लाख,
40 लाख है, मेरा काम तो पूरा का पूरा रेवेन्यू रिजर्व से हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर पीएनएल अकाउंट अगर यूज कर लिया तो, पीएनएल अकाउंट यूज किया तो भी चलेगा, कोई और फ्री रिजर्व यूज किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनएल अकाउंट भी मेरे पास कितना है बेटा, 18 लाख है, देखो ना, ₹1000। मुझे जरूरत कितने की है, मुझे जरूरत है सिर्फ 6 लाख की, मुझे जरूरत है ओनली 6 लाख की। तो मेरे पास पीएनएल अकाउंट भी है और रेवेन्यू रिजर्व भी है, बोलो क्या यूज करूं, कोई भी जो आपके मन में आए। मैं रेवेन्यू रिजर्व यूज कर रहा हूं, सो रेवेन्यू रिजर्व यूज करना है मतलब उसे डेबिट करो। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व को यूज करेंगे तो रिजर्व को डेबिट करेंगे, सो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 लाख। और फ्री रिजर्व से कहां ट्रांसफर करना है, डैन टैडैन सीआरआर में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नरेशन लिखेंगे बच्चा पार्टी, नॉमिनल वैल्यू were transferred to capital redemption reserve. Nominal value required for the purpose of redemption of, sorry, nominal value required for the purpose of buyback taken out of free reserve transferred to CRR. जितना नॉमिनल वैल्यू बायबैक के लिए हमने फ्री रिजर्व से लिया उतना हमें कहां ट्रांसफर करना है, सीआरआर में। क्यों, टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। क्यों, सीआरआर कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, हाँ 50 बार बोल दिया, सीआरआर आज नहीं तो कल क्या बनने वाला है, बोनस शेयर्स। So CRR is as good as capital structure of the company. CRR is as good as capital structure of the company. Done. All set. चलिए आगे, लिखा नेक्स्ट एंट्री, ये जो प्रीमियम है इस प्रीमियम को राइट ऑफ करो विद द हेल्प ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। है क्या हमारे पास में, एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, दोनों भी है। तो क्या यूज करो, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम यूज कर लो। मेरे पास देखो ना, रिजर्व सरप्लस के नाम पे नोट 2 में जाके देखो क्या क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, जरूरत कितने की है देख लो वो भी, मात्र 3 लाख, ओनली 3 लाख, बट मेरे पास में कितना है 5 लाख का प्रीमियम पड़ा है। चलो लो नेक्स्ट एंट्री, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर रहा हूं, बराबर है, ये वाली एंट्री कर रहे हैं, टू राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक को सबसे पहले एंट्री में, ये वाले एंट्री में हमने क्या किया था, डेबिट। अब इस प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। राइटिंग ऑफ premium on buyback using existing securities premium, using existing securities premium, done. Writing off of premium on buyback using existing securities premium, बढ़े आगे। नाउ लास्ट एंट्री, पेमेंट कर दो, फाइनल सेटलमेंट, यहां लिख दू क्या, ये समझ में आया ना सभी को, सारी एंट्रीज कितना इजी है रे बेटा, बोलना मत गलती से किसी को सी एंटर में इतना इजी रहता है अकाउंट्स, वरना घर पे आपकी इंसल्ट हो जाएगी,
आपका छोटा भाई या छोटी बहन जो अगर कोई 10th में 8th में होगा तो उसको ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी बेटा, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। डन। लास्ट एंट्री बची है, यहां कर देता हूं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने पहले क्रेडिट किया था, पेमेंट देना बाकी था, तो अब मैं क्या कर दूं, डेबिट कर दूं क्या? इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप प्लीज पूरा लिखोगे, आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? यो सानो फाइनल सेटलमेंट। अच्छा, आप लोग नरेशन में चाहो तो बीइंग लिख सकते हो, बीइंग फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कुछ था इसमें? फॉर 6 to 7 मार्क्स, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर 6 to 7 मार्क्स लिख लिया क्या सभी ने? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? फटाफट से लिखो बेटा, लास्ट वाली एंट्री जल्दी जल्दी से लिखना। लिखो बेटा। ए भाई चलो डन किया रे मुन्ना सभी ने? ओके बच्चों, किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एक एक्स्ट्रा की एक और चीज आपसे करवा के लू क्या रे? एक्स्ट्रा की एक और चीज, वैसे पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा की एक और चीज है, वैसे पूछा नहीं है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। चलो प्रिपेयर करते हैं, आ जाओ, अच्छी प्यारी चीज है, अच्छे से ध्यान देना। बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं आफ्टर बायबैक। डन। एग्जाम में आ सकता है, पर अगले क्वेश्चन में आप देखोगे आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है, वैसा यहाँ पे पूछा नहीं, बट फिर भी मैं बनवा देता। बहुत इजी है, ध्यान से देखना। आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट दी है क्या? देखो तो जरा, आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट दी है क्या? यस, पुरानी वाली बैलेंस शीट टैली है क्या? चेक करो तो, ये प्रीवियस बैलेंस शीट दिया है 11,750, 11,750 प्रीवियस बैलेंस शीट टैली है। यस, ये पुरानी वाली बैलेंस शीट के बाद ये प्रीवियस बैलेंस शीट थी 31 मार्च की। 31 मार्च के बाद कंपनी के जीवन में क्या हुआ? कंपनी ने बायबैक किया, और ये पुराने वाले बैलेंस शीट के बाद कंपनी के जीवन में क्या हुआ? बस ये 5 जर्नल एंट्रीज हुई है, 1 2 3 4 और ये 5। कंपनी की प्रीवियस बैलेंस शीट टैली है, और उसके बाद में ये 5 एंट्रीज ये भी टैली है। देखो डेबिट क्रेडिट हर बार इक्वल है, देखो डेबिट क्रेडिट हर बार इक्वल है, देखो डेबिट क्रेडिट हर बार इक्वल है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, प्रीवियस बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट टैली प्लस ये जो जर्नल एंट्रीज पास किया ये भी डेबिट क्रेडिट टैली। अब टैली में टैली मिलाओगे तो नया बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगा? टैली। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? प्रीवियस बैलेंस शीट टैली है, उसके बाद ये 5 जर्नल एंट्रीज ये भी टैली है, टैली में टैली मिलाओगे तो नया बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। एग्जाम में अगर ये बैलेंस शीट भी बनाने का क्वेश्चन आ गया तो ऐसा समझो 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा। कितने मार्क्स का बेटा? 12 मार्क्स का। चल आगे बढ़े, प्लीज ध्यान देना। देखो बैलेंस शीट बना लेते, पुराना वाला बैलेंस शीट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, मैं उसी में नया बैलेंस शीट बना लूं क्या? उसी में नया बैलेंस शीट बना लूं? आप लोग पुराना वाला बैलेंस शीट दिख रहा है क्या सभी को स्क्रीन पे?
पुराना वाला बैलेंस शीट दिख रहा है क्या? ध्यान से देखना, लिखो बेटा, बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, लिखो ऐसा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, लिखो बेटा, ये आफ्टर बायबैक वाली बैलेंस शीट है, और ये अमाउंट यहां लिख लेता हूं, अमाउंट रुपीज में, ठीक है। आफ्टर बायबैक वाली अपनी बैलेंस शीट है, और ये कितनी बड़ी रहेगी देखना जरा, हाँ, बस ये इतनी ही रहेगी, बस, ठीक है ना। आफ्टर बायबैक आपने पूरा लिखना बेटा, ये वाला कॉलम मत बनाना आपने, कि को यार अलग से ही बना के बता देता हूँ, और बच्चा बोलेगा कि सर नहीं ऐसे मत करो, अलग से बना के बता दो। चलो ये लो, अलग से बना रहा हूँ, देख रहे बेटा, चलो बनाओ तो, लिखो बेटा, बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड, बरोबर है, आफ्टर बायबैक, बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक, बनाओ, एक पेज का बैलेंस शीट बनाओ बेटा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, बनाया बेटा, ठीक है, बनाओ, एक पेज का बैलेंस शीट बना लो, वर्टिकल फॉर्मेट, आपका क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी ध्यान रह जाएगा आपको, यहाँ ध्यान देना अच्छे से अब, ठीक है, लिखो, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड उसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर उसमें सबसे पहला आइटम है शेयर होल्डर्स फंड, फॉर्मेट बनाओ बेटा, बहुत इजी है, शेयर होल्डर्स फंड्स, सिर्फ फॉर्मेट बना रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे बेटा आज, हाँ, शेयर होल्डर्स फंड में लिखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नीचे लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर कैपिटल, देन आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस में क्या क्या चीजें, दो तीन आइटम है, तो दो तीन लाइन की जगह छोड़ दो, उसके बाद लिखो नॉन करंट लाइबिलिटी, बहुत इजी है रे, उसके बाद लिख लो करंट लाइबिलिटी, उसके बाद असेट साइड, असेट साइड में सबसे पहले नॉन करंट असेट, और उसके बाद करंट असेट्स, और जरूरत पड़ी तो अदर असेट भी लिख लेंगे, और जरूरत पड़ी तो अदर असेट भी लिख लेंगे बेटा,
ठीक है, लिखो, लिखा बेटा सभी ने? जरूरत पड़ी तो अदर असेट भी लिख लेंगे। ये बैलेंस शीट का मैंने फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट बहुत सिंपल है बेटा। लाइबिलिटी में 3 आइटम है और असेट में 2। असेट में कौन से 2 है? नॉन करंट असेट, करंट असेट, असेट साइड खत्म। और लाइबिलिटी में कौन से 3 है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। सो असेट और लाइबिलिटी में नॉन करंट, करंट, नॉन करंट, करंट, 4 तो ये हो गए। पांचवा बस सबसे पहला वाला आइटम लाइबिलिटी का शेयर होल्डर्स फंड, बस उतना ही ध्यान रखना है। और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, क्योंकि रिजर्व सरप्लस भी तो शेयर होल्डर्स का ही फंड्स है। सिंपल सा फॉर्मेट है बेटा बैलेंस शीट का। डन, सिंपल सा फॉर्मेट है एकदम। लिखा? अब ध्यान देना, पुरानी वाली बैलेंस शीट देखो। पुराने वाले बैलेंस शीट के अंदर में सबसे पहला आइटम कौन सा दिख रहा है बेटा आपको? शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 5000। और नोट में शेयर होल्डर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल के लिए नोट्स टू द अकाउंट्स में दिया है 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। 30 लाख का है, रुपीज इन 1000 है बेटा, बराबर है। 3000 इक्विटी शेयर्स, सॉरी 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। टोटल कितना है? 30 लाख। 3000 30 लाख हो गया ना ये। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? 30 लाख का है। अब अपने जर्नल एंट्रीज में ढूंढो, है ना। आज घर पे ट्राई करना, मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे बनाना है, तो बैलेंस शीट घर पे आज एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज में ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ है? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ, और कहीं है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल? नो, और तो कहीं नहीं है। सो पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, डेबिट हुआ 6 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ ना सेकंड नंबर की एंट्री में, 6 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है। 30 लाख का प्रीवियस था, 6 लाख डेबिट हुआ, तो बचा कितना? बायबैक कर लिया ना, बायबैक की वजह से इक्विटी शेयर कैपिटल कम हुआ। सो बचा कितना बेटा? 24 लाख। यहां पे लिखो 2,40,000 शेयर्स @10 ईच। फिर उसके बाद अगला आइटम ढूंढो बैलेंस शीट का, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 20 लाख। और जर्नल एंट्रीज में ढूंढो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कहीं है क्या जर्नल एंट्रीज में? नो, जर्नल एंट्रीज में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नहीं है, लिख दो एज इट इज 20 लाख। फिर बैलेंस शीट के क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जाओ, अगला आइटम ढूंढो। हो गया, शेयर कैपिटल खत्म हो गया, शेयर कैपिटल खत्म हो गया। फिर से ऊपर आ जाओ, रिजर्व सरप्लस, इसके लिए जाओ नोट 2 में। नोट 2 में कैपिटल रिजर्व पे कोई एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो। जर्नल एंट्रीज में कैपिटल रिजर्व बना कहीं पे भी? नो, तो कैपिटल रिजर्व एज इट इज लिख लेते हैं। रेवेन्यू रिजर्व 4000 है, जर्नल एंट्रीज में ढूंढो रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व 40 लाख में से 6 लाख का चला गया, 4000 मतलब 40 लाख है ना, उसमें से 6 लाख का चला गया। और कहीं है क्या रेवेन्यू रिजर्व? ढूंढो तो। ये लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है सर, ये भी तो रेवेन्यू रिजर्व से ही कम होगा। हाँ बेटा, ये भी रेवेन्यू रिजर्व से कम हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। या फिर इसको पीएनएल में भी ट्रांसफर कर सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट में रेवेन्यू रिजर्व नहीं, मैं पीएनएल में ट्रांसफर करता हूँ, चलेगा। सो रेवेन्यू रिजर्व पुराना वाला 40 लाख, और ये आपने यूज कितना किया? 6 लाख, तो बचा कितना? 34 लाख। सो रेवेन्यू रिजर्व प्रीवियस 40 लाख माइनस 6 लाख, बचा कितना? 34 लाख। यस और नो? उसके बाद अगला आइटम ढूंढो बेटा, कैपिटल रिजर्व एज इट इज लिख दो 10,000। कैपिटल रिजर्व पुराना वाला ही ₹1000 है ना, जर्नल एंट्री में कहीं पे भी कैपिटल रिजर्व बना ही नहीं था। सिक्योरिटी प्रीमियम 500,000 यानी 5 लाख का था, ढूंढो जर्नल एंट्रीज में सिक्योरिटी प्रीमियम। 5 लाख में से 3 लाख का प्रीमियम डेबिट हो गया, यूज कर लिया राइटिंग ऑफ करने के लिए, बचा कितना? 2 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम
5 लाख से 3 लाख चला गया, बोलो बचा कितना? 2 लाख। अगला आइटम ढूंढो बेटा बैलेंस शीट का। पी एंड एल अकाउंट कितना था? 1800,000 मीन्स 18 लाख। उसमें से कितना यूज किया? अब ये लॉस ऑन सेल की जगह आप पी एंड एल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो। 5 लाख चला गया, 18 लाख से 5 लाख चला गया, बोलो बचा कितना? 13 लाख। पी एंड एल अकाउंट 18 में से 5 चला गया, बचा कितना? 13 लाख। यस और उसके बाद नेक्स्ट आइटम बैलेंस शीट का खत्म हो गया बेटा, ये रिजर्व सरप्लस भी। फिर से ऊपर आओ, रिजर्व सरप्लस खत्म। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जर्नल एंट्रीज में ढूंढो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई चेंज हुआ है क्या ट्रांजेक्शन्स में? नो, एज इट इज लिख देते हैं। ट्रेड पेबल में भी कोई चेंज हुआ है क्या? नो, एज इट इज लिख देते हैं। सो 400,000 40,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख और ट्रेड पेबल 40,000, नो चेंज। एसेट में आ जाओ बेटा एक बार। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नो चेंज। इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिया है। इन्वेस्टमेंट कितने की सेल किया देखो तो? 30 लाख की इन्वेस्टमेंट सेल किया फॉर 25, यानी हमारे पास से इन्वेस्टमेंट 30 लाख की कम हो गई। टोटल इन्वेस्टमेंट थी 5,000 यानी 50 लाख। 50 लाख में से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो बची कितनी? 20 लाख की। यस और सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नो चेंज और इन्वेस्टमेंट कितने का बचा? 20 लाख। तो ये हो गया 27,50,000। और इन्वेस्टमेंट 50 में से 30 का चला गया 20 लाख। नेक्स्ट आइटम इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल नो चेंज 1,000 2,000 यानी 10 लाख 20 लाख। इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल पे कोई चेंज नहीं है, जर्नल एंट्रीज में है ही नहीं। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स 10 लाख और 20 लाख। डन। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ढूंढो। कैश था टोटल 10 लाख का, कैश में चेंज हुआ है? कैश बैंक में आया 10 लाख का पहले था, प्लस आया 25 लाख 35। और ढूंढो कैश बैंक कैश बैंक कैश बैंक कैश बैंक, और चला गया 9 लाख माइनस 9 लाख। सो पहले कितना था बेटा? हाँ, पहले कितना था कैश बैंक? 10 लाख। आया कितना? 25। गया कितना? 9। बोलो बचा कितना? 35 में से 9 चले गए, 26 लाख की कैश बैंक बची है। अब उसके बाद जर्नल एंट्रीज में एक बार देख लो कौन सा आइटम अनटिक है। इन्वेस्टमेंट तो हमने कंसिडर कर लिया ना। प्रीमियम ऑन बायबैक पहले डेबिट हुआ, बाद में प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट हुआ, तो डेबिट क्रेडिट कैंसल। इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले क्रेडिट हुआ, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स लास्ट एंट्री में डेबिट हो गया, तो क्रेडिट डेबिट कैंसल। और सीआरआर बचा है, बस सीआरआर हमने क्रिएट किया 6 लाख का। सीआरआर 6 लाख क्रिएट कर लिया। और कुछ बचा है? कोई अनटिक आइटम बचा है एंट्री में? चेक कर लो। कोई भी आइटम अनटिक नहीं है। बैलेंस शीट की टोटल कर ले मुन्ना। करो बेटा टोटल, लो कैलसी लो फटाफट से। सो 20 लाख प्लस 24 लाख
20 lakh plus 24 lakh plus 34 lakh plus 10,000 plus 2 lakh plus 13 lakh और 6 lakh 19 lakh plus 4 lakh प्लस 40,000 कितना है बेटा? टोटल करना बेटा, इसका कितना आ रहा है? 20 और 24, 44, 44 और 3 30, 74, 4 78, 78 और 2 80, 80 और 13 93, 93 और 6 99, 99 और 4 लाख 103 लाख प्लस 40,000 प्लस 10,000 1,03,50,000 1,03,50,000 इधर की भी टोटल कर लो, करो बेटा टोटल। सारी असेट्स ले लिए क्या, एक बार चेक कर लेना। प्लस 20 लाख प्लस 1,03,50,000 पुरानी वाली बैलेंस शीट के अंदर में मैंने जर्नल एंट्रीज के सारे आइटम एज इट इज ऐड कर दिए। दैट्स इट। ये मैंने हिंट दे दिया है, एक बार अपने बैलेंस शीट आज ट्राई करना है। ये देखो बेटा, ये आपकी लायबिलिटी साइड की टोटल लिख करके रखना 1,03,50,000 और ये एसेट साइड की टोटल 1,03,50,000। यस और नो? एक बार घर पे आज ट्राई कर लेना, कल एक लोग एक बार फिर से देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।